बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। कोस्ट, इसकी स्टेटमेंट है कोस्ट ऑफ फाइंड द कोस्ट ऑफ 8 kgs ऑफ मैंगो। आपने 8 kg मैंगो का कोस्ट फाइंड करना है। मीन के 8 kg मैंगोज़ की कितनी प्राइस है। इफ़ द कोस्ट ऑफ 5 kg ऑफ मैंगो, अगर 5 kg मैंगो की प्राइस 250 हो तो इस 8 kg की हमने प्राइस फाइंड करनी है। हमें 5 kg की उसने प्राइस बताई हुई है। तो मेरी कोशिश है, हमेशा यही कोशिश होती है कि जैसे जिस मैथ के अंदर जिसके रिलेटेड कोई चैप्टर है और जिस मेथड के मुताबिक उन्होंने हल करने को कहा हुआ है, अगर रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में है तो हम रेशियो और प्रोपोर्शन को ही फॉलो करेंगे। हम किसी और तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। वैसे हर क्वेश्चन को हल करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हकीकी मायनों में आप अगर मैथ समझना चाहते हैं तो फिर जो कुछ उन्होंने पूछा गया, जिस तरह से पूछा गया उसी तरह से उसको बताया जाए और मेथड ना अपनाया जाए। तो लिहाजा यहाँ पर भी हम रेशियो और प्रोपोर्शन का तरीका ही इस्तेमाल करेंगे और उससे ही इन सवालों को हल करेंगे। तो देखें कि उसने 5 kg की प्राइस हमें 250 बताई हुई है। ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 kg इज़ इक्वल टू 250, तो हम इसी से सारा सवाल हल करेंगे। अब देखें, एक हमारे पास मैथ्स है, kg के अंदर हमारा मैथ्स दिया हुआ है, और दूसरी रेशियो आपने बनानी है रुपीज़ की, यानी कि कोस्ट क्या है, रुपीज़ में हमें कोस्ट दिया हुआ, उसने उनकी कीमत दी हुई है। तो मैथ्स जब 5 kg है, ये वाला मैथ्स 5 kg है, तो उस वक़्त जो प्राइस लगती है वो 250 लगती है। 250 पे करने पड़ते हैं 5 kg के लिए। जबकि अगर 8 kg मैथ्स है, ये जो हमें जिसके बारे में पूछा गया है, तो तब प्राइस कितनी पे करनी पड़ती है, वो अननोन है। तो आप उसको एक्स पुट कर दो, आप वाई पुट कर दो, आप ए पुट कर दो, बी पुट कर दो, कोई भी आप अपने नाम का लेटर पुट कर दिया करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कोई भी लेटर आप उसकी जगह पर लिख दें तो वो अननोन हमारे पास आ जाएगा। अब मसला ये है कि अब आपने इसको हल कैसे करना है, तो इस तरह की रेशियो को हल कैसे करना है। तो एक बहुत ही आसान और यूनिवर्सल मेथड है, आप लोग याद रख लें और हमेशा आप यही तरीका अपनाते जाएं जब भी आपने रेशियो और प्रोपोर्शन के सवाल हल करने हों, या जब भी आपने यूनिटरी मेथड के सवाल हल करने हों। इवन कि आपकी केमिस्ट्री के सारे सवाल भी हल करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल होता है। तो उसमें आपने ऐसा करना है कि आपने एक एरो सिंपल यहाँ से नीचे की तरफ लगा लेना, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर कोई टेंशन लिए। आपका एक्स नीचे की तरफ है तो आप एक्स की तरफ एक एरो डाउनवर्ड लगा लें। तो इसमें मैंने कुछ भी साइंस को यूज़ नहीं किया, तो डाउनवर्ड एरो लगा लिया। बस जिस तरफ एक्स हो, चाहे इधर एक्स आ रहा है या इधर एक्स आ रहा है, तो आप एक्स की तरफ उसका हेड करके एक एरो डाउनवर्ड लगा लें। अब जब आपने दूसरा एरो ये वाला लगाना है ना, तब आपने सोचना है कि मैं ये एरो डाउनवर्ड लगाऊँ या अपवर्ड लगाऊँ। इसके लिए आपने सोचना कैसे है, आपने फिर रेशियो को सोचना है। अब देखें, हमारे पास मैंगो यहाँ पर 5 kg थे, फिर मैंगो 8 kg हो गए। कम थे मैंगो, ज़्यादा लिए हमने। जब ज़्यादा मैंगो लिएंगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, कम लगेंगे। जब 5 kg मैंगो लिए थे तो हमारे कुछ पैसे खर्च हुए थे, 250 पैसे खर्च हुए थे, जितने भी खर्च हुए थे। लेकिन जब 8 kg लेंगे तो ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। अब देखो, मैंगो ज़्यादा ले रहे हैं तो ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, और मैंगो कम ख़रीदते हैं तो कम पैसे लगते हैं। इसे कहा जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, और एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो दोनों सूरतों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है, बढ़ने से बढ़ती है और कम होने से कम होती है। मैंगो 5 kg हैं तो मैंगो 8 kg लेने पड़े तो ज़ाहिर है पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, और मैंगो अगर यहाँ पर 5 kg हैं, मैंगो 2 kg लेने पड़ेंगे तो तब पैसे कम लगेंगे। तो एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ रही है। इसका मतलब है जो कुछ इधर हो रहा है वही कुछ इधर हो रहा है। पैसे बढ़ने से मैंगो भी बढ़ रहे हैं, और पैसे कम होने से मैंगो भी कम हो रहे हैं। अगर इधर कोई चीज़ बढ़ रही है तो इधर भी बढ़ रही है, अगर इधर कोई चीज़ कम हो रही है तो इधर भी कम हो रही है। दोनों तरफ सेम चल रहा है, तो लिहाजा एरो भी सेम होने चाहिए। इधर क्योंकि हमने नीचे की तरफ एरो लगाया हुआ है, तो लिहाजा इधर भी आपको एरो नीचे की तरफ ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम काम हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन चल रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों तरफ चल रहा है। तो लिहाजा सेम तरह का एरो ही लगाना पड़ेगा।
जब आपने एरो लगा लिया आपका सवाल भी हल हो गया। आगे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों को ना आए, आगे सारा ये आप लोगों की सिंपल बेसिक मैथ है और उसके ज़रिए से आप हल कर सकते हैं। अब देखें, एरो का हेड आपने ऊपर रखना है, तो एरो का हेड के ऊपर क्या है, एक्स, हेड ऊपर, एक्स ऊपर, टेल नीचे, तो यहाँ पर भी ये टेल नीचे, टेल क्या है 250 है, तो टेल मैंने नीचे रख दी, 250 रख दी। हेड को मैंने न्यूमिनेटर कहा, यहाँ पर न्यूमिनेटर आया और टेल मेरी डिनोमिनेटर बनी है, टेल डिनोमिनेटर बन गई, इक्वल टू साइन लगा दिया। और इधर भी हेड ऊपर, हेड न्यूमिनेटर बना, हेड को न्यूमिनेटर कह दिया, और टेल डिनोमिनेटर, टेल डिनोमिनेटर लिख दी, नीचे लिख दी। मतलब जो कुछ हमने इधर किया है वही कुछ हमने इधर किया। इसका हेड ऊपर टेल नीचे, यानी कि हेड ऊपर टेल नीचे, इसका भी हेड ऊपर टेल नीचे, तो हेड ऊपर टेल नीचे, बस सवाल हल हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि दोनों तरफ सिंगल डिनोमिनेटर है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए क्या हुआ कि 8/5 आ गया, ये सेम का सेम आ गया, जबकि ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, 250। ये हाफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, पूरी नहीं की है। पूरी ये है कि आप 5 को इधर जाकर मल्टीप्लाई करो, 250 को इधर आकर मल्टीप्लाई करो, वो भी एक ही बात है। फिर दोबारा हमें यही स्टेप फॉलो करना पड़ना था, इसलिए बेहतर है मैंने ये ऐसा किया कि 250 इधर डिवाइड हो रहा था, इसको लाकर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर अकेला एक्स रह गया। तो अब इसको काट दो, तो ये और ये दोनों 5 की टेबल पर करते हैं, 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25, ये 0 यहाँ पर 7 आ गया 50। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 8 × 50, तो आंसर क्या आता है, 8 5 ज़ार 40, 40 आ गया। 8 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, और 0 ये वाला 7 आ गया। तो 400 रुपीज़, रुपीज़ ज़रूर साथ लगाना है, RS ज़रूर लिखना है। तो 400 रुपीज़ इसका हमारा आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखें, इफ़ A/B = 7/6, A/B 7/6 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3A + 5B रेशियो 7B - 5A, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने सिंपली इधर से वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू चाहे आप निकाल लो चाहे B की निकाल लो, और इधर पुट कर दो, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर से पहले वैल्यू निकालते हैं, तो ये बनता है A/B, अगर फ्रैक्शन में लिखें तो ये बन जाएगा 7/6। अब A को इधर ही रहने दो, तो B दूसरी तरफ चला जाएगा, तो लिहाजा 7/6, B इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B को आप इधर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऊपर ले जाओगे, नीचे है था ना तो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से 7B/6 हमारा A की वैल्यू आ गई है। अब इस A की वैल्यू को आपने इसके अंदर पुट कर देना इस इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। अब आप दोबारा इस इक्वेशन को फिर से लिखो, रेशियो को 3A + 5B रेशियो 7B - 5A = अब मैंने = लगा लिया, और अब इसको मैंने ना ओवर में लिखने लगा हूँ, पहली रेशियो ऊपर दूसरी रेशियो नीचे। तो इस तरह से आप ओवर में लिखकर इसको हल कर सकते हैं, और वैसे भी आप सीधा सीधा भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ओवर में लिखकर हम इसे हल करते हैं, 3A + 5B, पहली रकम ऊपर होती है और दूसरी जो है नीचे होती है, डिनोमिनेटर में आ जाती है, 7B - 5A। अब जहाँ पर भी A है उसकी जगह पर ये लिख देनी है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो A की जगह पर मैंने वैल्यू पुट की तो 3 वैसे आ गया, और A की जगह पर 7B/6 ये आ गया A की जगह पे। अब प्लस 5B वैसे का वैसे रहेगा, और ये मेन डिनोमिनेटर की लाइन लगा दी है। अब नीचे हमारे है 7B, तो 7B ऐसा सच रहेगा, ऐसे लिखेंगे, और 5 भी ऐसे लिख देंगे, और A की जगह पर फिर ये वैल्यू लाकर पुट कर देंगे 7B/6। तो A की जगह पर वैल्यू पुट की 7B/6। तो अब ये सेम रहेंगे, इनको काट दो, जो कटते हैं वो काट दें। तो 3 को 6 के साथ काटें तो 3 2 ज़ार 6, तो लिहाजा 7B/2 हमारे पास आंसर आया यहाँ से। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, काट देता हूँ, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6।
तो इधर प्लस 5b है, ये क्योंकि रेशियो फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में बना लो, 5b/1। अब ये मेन लाइन आ गई और इधर 7b वैसे लिखेंगे, माइनस इधर कटता कुछ भी नहीं है तो लिहाजा मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35, ये 35 आया, साथ b है, 35b/6, यहाँ नीचे 6 आ गया। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन आ रही है तो इधर भी आप फ्रैक्शन बना लो। तो जब फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन हो तो दूसरी भी फ्रैक्शन बनाकर तब सोल्व करते हैं, फिर सेम तरह की टर्म हो जाती हैं, सोल्व करना आसान होती हैं। तो अब यहाँ पे देखें, इसका और इसका आप एलसीएम लोगे, 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो 2 ही एलसीएम आएगा। तो 2 आपने यहाँ पर लिख दिया, इसके नीचे एक लाइन, इसके ऊपर लाइन लगा ली, और इस 2 को अंदर रख के इस 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1, और 1 को 7b से मल्टीप्लाई करोगे तो 7b ही रहेगा। और इसी तरह इस 2 को अंदर रख के इस 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 2, और 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 10, तो 2 5 10, 10 भी बन गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन, जब भी फ्रैक्शन में प्लस माइनस का साइन हो तो उसका एलसीएम लेकर उसे प्रॉपर तरीके से हल करते हैं। तो यही इसका प्रॉपर तरीका है हल करने का, जिसमें मिस्टेक नहीं हो पाती। इसका और इसका एलसीएम लिया, 2 आया, और इसको पहले इस 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, 1 को 7b से मल्टीप्लाई किया, 7b बन गया। फिर इसी 2 को अंदर रख के इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, और 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर पे आ जाएं। डिनोमिनेटर में जब 1 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो आंसर क्या आता है 6, 1 और 6 का एलसीएम 6 ही आता है। तो 6 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करो तो आंसर 6 आएगा, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 6 7 42, तो 42 भी हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह इस 6 को अंदर रख के हमने जब इस 6 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, और 1 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो वो 35 ही रहेगा, 35 भी हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा लिख देंगे, और जो डिवाइड हो रही हैं उनको डिवाइड कर देंगे और एक साथ लिख देंगे मल्टीप्लाई की शक्ल में। तो देखें, ऊपर वाली जो रकमें हैं वो दोनों इकट्ठी होकर क्या बनती हैं, 7b और 10b कितना बन गया 17b, क्योंकि दोनों जमा की थी इसलिए प्लस हो गई, 17b/2। जबकि नीचे से 42b माइनस 35b, तो 42 में से 35 निकाल दें तो बाकी कितना बचता है 7, तो ऊपर आया 7b और नीचे आया 6, नीचे 6 आया। अब जो ऊपर वाली रकम है वो सेम की सेम नीचे आती होती है, ऊपर वाली सेम की सेम नीचे उतार लो, 17b/2 वो सेम की सेम रहती है। जो नीचे वाली क्योंकि डिवाइड हो रही है ना, तो डिवाइड होना को अगर मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो वो उलट जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। तो नीचे वाली डिवाइड हो रही है तो इसे मल्टीप्लाई में जब आप बदलेंगे तो ये लाजमी तौर पे इन्वर्ट हो जाएगी। तो इसे इन्वर्ट करके आपने लिख देना है और मल्टीप्लाई का साइन बना देना है। इन्वर्ट करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, उलट देंगे ना 6 ऊपर चला जाएगा और 7 भी नीचे आ जाएगा, 7 भी आ गया। अब काट दो जो करते हैं, ये करता है 2 1 2 और 2 3 6, यहाँ पर 3 आ जाता है। अब 3 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, b को b से काट दो, ये वाला b से कट जाता है, तो हमारे पास अब आंसर आ जाएंगे। इसका आंसर मैं यहाँ पर ही सामने लिख देता हूँ, इधर एरो लगाकर। अगर 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 7 3 21, 1 आया, और 7 3 21 और 3 1 3 और 2 5, 51 नीचे क्या बचा हुआ था 7 बचा हुआ था, ये ओवर 7। तो ये हमारे पास आंसर आया। ये किसका आंसर आ गया, ये जो हमारी रेशियो चलती आ रही थी उसका आंसर आया। तो इसके सामने आप ये रेशियो लिख दो, 3a + 5b रेशियो
7b माइनस 5a। तो इस हमारी रेशियो का आंसर ये सिंप्लीफाइड आंसर आ चुका है। अब इसको आप रेशियो की शक्ल में अगर लिखना चाहते हो तो पहले ऊपर वाला लिख दें 51, फिर रेशियो 7। तो मुझे उम्मीद है कि यही आंसर होगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो आप इस प्रोपोर्शन को इक्वल की सूरत में कन्वर्ट कर लें पहले। तो लिहाजा 3x माइनस 2 पहली रेशियो है ओवर 4। तो ये वाला रेशियो के बाद वाला नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है 4, और ये जो प्रोपोर्शन का साइन है उसे आप इक्वल में बदल देंगे और 2x प्लस 3 ये ऊपर आ जाएगा और दूसरी रकम फिर नीचे आ जाएगी। तो अब देखें सिंगल डिनोमिनेटर है, इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 इस सारी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 इंटू 3x माइनस 2 लिख दें, और 4 ये वाला 4 इस सारी रकम से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 2x प्लस 3। अब मल्टीप्लाई करें, 7 3 ज़ार 21x और 7 2 ज़ार 14 इज इक्वल टू 4 2 ज़ार 8x और 4 3 ज़ार 12, ये 12 आ गया। अब जो सेम है उनको एक ही तरफ ले आओ, 21x और a प्लस का 8x इधर आकर माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस का 8x, ये 12 इधर ही रहा और इधर से माइनस 14 इधर आकर प्लस का 14 बन गया। अब ये अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन को माइनस करते हैं, प्लस का 21 माइनस का 8, तो प्लस के 21 में से माइनस का 8 निकालें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 13x आंसर आया। और इधर से इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये 26 आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 13 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है 13 इस तरफ, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब इसे डिवाइड किया 13 को 26 को 13 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 2 आ गया। 13 1 ज़ार 13, 13 2 ज़ार 26, तो 2 हमारे पास आंसर आ गया। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देखें। इसमें ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये सारी फ्रैक्शन में दी हुई हैं। अगर मैं इस पर पहले वाला तरीका अपनाता हूँ ना तो ये ज़रा बड़ा हो जाएगा, सवाल फैल जाएगा। तो उस फैलने से बचने के लिए ना तो आप इसका रेशियो और प्रोपोर्शन का एक और भी तरीका होता है कि जिसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते हैं। मीन का मतलब है दरमियान वाली वैल्यूज़, तो ये दोनों दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं, इनको मीन कहा जाता है। तो लिहाजा प्रोडक्ट ऑफ मीन के दरमियान वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो, तो ये दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब है ये कि साइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना। जब भी प्रोपोर्शन का साइन दरमियान में हो और इस तरह से दोनों तरफ रेशियोज़ हों तो आप प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये वाला तरीका भी कर सकते हैं। इससे फ्रैक्शन सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। तो देखते हैं। अब पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख लो आप इस तरफ, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहे पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखो या पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखो। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन में पहले लिखने लगा हूँ 3/5। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। 3/5 लिखा, फिर 2x/3, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। इज इक्वल टू फिर लगाना है। अब मीन का मैंने लिख लिया प्रोडक्ट, अब एक्सट्रीम का लिखना है। तो एक्सट्रीम ये दोनों हैं, 3x-1/7 मल्टीप्लाई बाय 7/5। तो लिहाजा ये प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख दिया। एक्सट्रीम का मतलब होता है इंतहाई वैल्यू, यानी कि बिल्कुल आखिर में जो वैल्यूज़ हैं वो। अब इनको जो कटती हैं उन्हें काट दो। ये 3 के साथ कटता है, इधर से ये 7 इस 7 के साथ कटता है। तो बाकी इधर से क्या बचा, 2x/5 बचा यहाँ से, और इधर से क्या बचा 3x-1/5। अब उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखो जो 5 है वो इधर ऊपर चला जा सकता है। अगर हम वैसे ही सारी वैल्यूज़ को एक तरफ हटाना चाहें तो उसके लिहाज से भी, और वैसे भी ये
जब इक्वल साइन दरमियान में आए तो ये सामने सामने जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो कट सकती हैं, डिनोमिनेटर के साथ कट सकता है, क्योंकि जब आप इसको इधर लेकर जाओगे तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद भी आप उसे काट सकते हो। लिहाजा इधर इसको सामने सामने भी आप काट सकते हो जब इक्वल साइन दरमियान में हो और दोनों तरफ सिंगल डिनोमिनेटर हो, तो फिर आप उनको सामने सामने से काट सकते हो। तो लिहाजा सिंपली आप इसको इसके साथ ऐसे काट भी सकते हो, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा और सीधा सीधा आपका सवाल हल हो जाएगा, बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास अब 2x इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1 बचा है। तो अगर नीचे सिंगल डिनोमिनेटर हो और सेम हो तो आप काट सकते हैं, दरमियान में इक्वल साइन लाजमी हो। तो अब इनको एक तरफ ले जाओ, x वाली सारी रकमें एक तरफ आ जाएं, तो 2x माइनस 3x हो जाएगा, ये प्लस का 3x इधर आकर माइनस का 3x हो गया और इधर ये -1 बचा हुआ है। अब माइनस का 3x में से प्लस का 2x निकाल लें तो माइनस का x हमारे पास आंसर आएगा और इधर -1 है, तो ये आपस में माइनस और माइनस फिनिश हो जाएंगे। तो x इज़ इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ गया, इसका जवाब भी हमारे पास आ चुका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पर भी फ्रैक्शंस हैं, तो यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम सेम यही तरीका अपनाओ। तो इधर प्रोडक्ट ऑफ मीन ये है, तो इसको मीन को मैं पहले लिख लेता हूँ, चाहे आप एक्सट्रीम को पहले लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 5/x-1 ये वाली रकम लिखी, आप दूसरी मीन ये है, तो मल्टीप्लाई लिखना है क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, -1/3 इज इक्वल टू का साइन लगाया, जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल टू बन जाता है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखना है, ये और ये मल्टीप्लाई करनी है, तो लिहाजा x-3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/x+4 ये वाला। अब जो करते हैं तो काट दें, तो करते सिर्फ यही वाले हैं, ये दो, इसको काटने का इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये एक ही तो कट रहा है, 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे कट गए। अब बाकी जो है वो लिख दें, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 × x-1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 × x-1 ये ब्रैकेट बना दें मल्टीप्लाई के लिए, और x-1 मल्टीप्लाई बाई ये 3 ऐसे हो रहे हैं, और इधर से x-3 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इस 2 से, और नीचे हमारे पास x+4 है, ये कट गया था ना, इसका 1 था तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो या वैसे लिख दो, तो x+4 हमारे पास नीचे है। अब देखें कि कोई भी कटने वाला है, यहाँ पर ये है, ये देखो x-1 x-1 यहाँ पर नज़र ही नहीं आया, यहाँ पर भी काट सकते थे, x-1 काट सकते थे। लिहाजा इनको फिनिश करो, जितने ऊपर नीचे कर सकती हैं मल्टीप्लाई की शक्ल में वो काट देते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए काट सकते हैं। अगर ये प्लस या माइनस हो रहे होते तो नहीं काट सकते थे। तो अब हमने इनको भी फिनिश कर दिया। तो इस सवाल को अब मैं ना यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो इसमें देखें, अब काटने के बाद हमारे पास बाकी क्या बचा हुआ है, बाकी हमारे पास बचा हुआ है 5/3 इज़ इक्वल टू, इधर से बचा हुआ है 2 को, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, और 2 3 6/x+4। अब देखें यहाँ भी सिंगल डिनोमिनेटर है, यहाँ भी सिंगल डिनोमिनेटर है, लिहाजा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 × x+4, और इधर से ये वाला 3 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2x-6। अब 5x आ गया, और 5 4 20 इज इक्वल टू 3 2 6x, और -3 6 18, 3 6 18, तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेम को इकट्ठा कर लो, तो 5x इधर है तो 6x भी इधर ले आओ, तो प्लस का 6 इधर आकर माइनस का 6x हो जाएगा, और इसी तरह -18 उधर ही रहने दें,
और +20 उधर जाकर -20 हो जाएगा। अब माइनस के x में से प्लस का 5 निकाला तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि बड़ा माइनस वाला है। मुख्तलिफ साइन थे इसलिए माइनस किया है, ये सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे। सेम को प्लस किया तो 18 और 20 38 बन जाते हैं, और माइनस के 38 बनते हैं क्योंकि सेम साइन माइनस वाला है। अब इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल आउट कर दें तो x = 38 हमारे पास आंसर आ गया x का। डियर स्टूडेंट, बाय मिस्टेक मैंने ना क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट्स कर दिए हैं, तो लिख 10 दिया है, तो ये 11 के पार्ट्स हैं, 10 के बाद में कर दूंगा। तो ये 11 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। तो पहले 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाद में 10 करूँगा। अब तो बाई मिस्टेक 11 शुरू कर दिया पहले ही। देखिए अब 11 का पार्ट 4 है, तो इसमें भी फ्रैक्शंस आई हुई हैं, इसलिए बेहतर है प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करें। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले ये वाली हम पिक करते हैं, तो x मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो और ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ये मीन है दोनों, तो p³ माइनस q³ ओवर p + q, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया, = प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आती हैं, तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखते हैं p² + pq एंड प्लस q²। तो ये एक वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, p - q²। तो ये एक्सट्रीम वाली वैल्यू आ गई। फिर से देख लें, ये मीन है और ये वाली एक्सट्रीम है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन = प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये रेशियो का तरीका लगा दिया। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, p² - q²। तो आप लोगों को मैंने आइडेंटिटीज़ बहुत तफसील से करवाई हुई हैं। तो पहले आप a³ माइनस b³ वाली आइडेंटिटी को देखें, वो क्या थी, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये आप लोगों ने आइडेंटिटी याद की हुई है, a³ - b³ a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये आइडेंटिटीज़ मैंने सारी समझाई हुई हैं, प्रूव करना भी बताई हुई हैं, तो मेरी पहली वीडियोस इसके ऊपर ही हैं। तो आप प्ले लिस्ट में फार्मूलाज़ की वीडियो खोलें और उसके अंदर बिल्कुल तफसील दी हुई है कि कैसे फार्मूले निकालने हैं, प्रूव करने सिखाए हुए हैं सारे फार्मूले, तो वहाँ से आप लोग ये फार्मूले सारे देख सकते हैं। तो अब p³ - q³ a³ - b³ जैसा ही है, और यहाँ पर एक और ये p - q का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला भी बताया हुआ है। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर आता है, तो ये बराबर होता है, इसे पहले आप 2 दफ़ा लिख सकते हो, फार्मूले में मैंने प्रूव कराया हुआ है, a - b एक दफ़ा और a - b दूसरी दफ़ा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसलिए इसे 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो 2 दफ़ा आप लिख लें, यहाँ पर इस तरह से ही यूज़ हो जाएगा, या फिर इसका जो आंसर है वो ये आता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये इसके मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है, ये प्रूव करना सारा सिखाया हुआ है। तब देखें हम सवाल की तरफ चलते हैं, तो सवाल में इसको कैसे हमने हल करना है। तो देखें तो कि ये x हमारा ये सेम लिख दिया, और अब मल्टीप्लाई को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो ब्रैकेट में मैंने लिखा p² माइनस p³ माइनस q³ किसके बराबर आएगा, p - q इंटू p² प्लस pq प्लस q²। ठीक है, जैसे ये वाला था ना a - b, इसी तरह p - q बन गया, और a² प्लस ab प्लस b², तो ये बन गया p² प्लस pq प्लस q² बन गया। ठीक है, तो ये सारा फार्मूला इस सारे के बराबर ये फार्मूला आ गया, और नीचे इसके ये p + q आ रहा है, तो आप नीचे होल लाइन लगाकर p + q लिख दो, ये p + q लिख दिया यहाँ पर, = अब इधर से ये
पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ गया। और ये जो है इसे आप 2 दफ़ा लिख लें तो वो भी एक ही बात है, पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, तो जैसे a माइनस बी का स्क्वायर को मैंने 2 दफ़ा लिखा है, सेम इसी तरह मैंने इसे 2 दफ़ा लिख लिया है। अब देखें क्योंकि दरमियान में इक्वल साइन है, तो मैंने बताया था कि जब दरमियान में इक्वल साइन हो तो आप ऊपर ऊपर भी काट सकते हो, आप नीचे नीचे भी काट सकते हो। नीचे तो कुछ कटने वाला है ही नहीं, इधर कुछ नीचे है ही नहीं डिनोमिनेटर में, तो ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं। ऊपर ऊपर देखो कि ये वाली सारी रकम जो है इस सारी के बराबर है, सेम है, तो ये सारी सेम है, तो लिहाजा अगर मैं यहाँ पर इस सारे के नीचे 1 लगा दूँ, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ काट सकता हूँ। तो अगर मैं इधर नीचे इस तरफ लेकर आता तो तब भी तो कटने ही थे, तो लिहाजा बेहतर है हम इसी स्टेप में काट देते हैं इनको। तो ये जो ऊपर वाली सारी ये वाली सारी रकम है सारी इसके साथ सेम है, तो ये कट जाएगी सारी इसके साथ, और लिहाजा पी माइनस क्यू और ये भी पी माइनस क्यू है, लिहाजा एक पी माइनस क्यू इस पी माइनस क्यू से भी काट दें। अब देखो बाकी क्या बचा हुआ हमारे पास, बाकी बचा हुआ इधर से x, यहाँ से ये हमारे पास x बचा हुआ है, और ओवर बचा हुआ है ये p प्लस क्यू ओवर बचा है, इज इक्वल टू आ गया ये वाला साइन। इधर ऊपर क्या बचा है, p माइनस क्यू, ये p माइनस क्यू बचा हुआ है, नीचे 1 है, 1 को लिखो नीचे या ना लिखो कोई बात नहीं है। अब ये p प्लस क्यू इधर डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, p माइनस क्यू के साथ ये p प्लस क्यू आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, p प्लस क्यू, ठीक है। ये p माइनस क्यू प्लस क्यू नीचे था, इधर ऊपर आ गया तो आकर इसे मल्टीप्लाई हो गया। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा नीचे वाला 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको पता है कि ये आइडेंटिटी मैंने करवाई हुई है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला भी हमने किया हुआ है, प्रूफ करना सिखाया हुआ है बहुत अच्छी तरह से, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से प्रूफ देखें और तैयार कर लें। तो लिहाजा ये सारा किसके बराबर आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये हमारे एक्स का जवाब आ चुका है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लोगे। ठीक स्टूडेंट, ये सवाल देखें, इसमें भी अब आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी, और वैसे भी फ्रैक्शन बनाकर हल कर सकते हो, जिस तरह से भी आप चाहो ये हल हो सकता है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नहीं है। तो अब देखते हैं इसको सिंपल तरीके से ही कर लेते हैं पहले की तरह। तो लिहाजा x माइनस 8 माइनस एक्स ओवर 11 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू इधर से 16 माइनस एक्स ओवर 25 माइनस एक्स। अब देखें कोई कटता है कि नहीं, कोई भी नहीं कट पा रहा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ना है और हमें हल करना पड़ना है इसको। तो सामने सामने भी कोई नहीं कट रहा, इधर ऊपर भी नहीं कट रहा, नीचे भी नहीं कट रहा, सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता, लिहाजा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लिकेशन करके ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये पहले 8 माइनस एक्स ये वाली रकम, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगी आकर 25 माइनस एक्स, और इधर से ये 16 माइनस एक्स, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा सारा 11 माइनस एक्स। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो आपको फार्मूलों में मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है, तो ये पहली रकम बाहर रख लें। तो जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई गलती नहीं हो पाएगी। 25 माइनस एक्स, ये दूसरी रकम सारी ब्रैकेट में लिख दी, इस तरह माइनस एक्स बाहर रख लिया, ये वाला इतना हिस्सा, और ये पूरी रकम फिर से दोबारा ब्रैकेट में लिख दी यूँ, इज इक्वल टू, अब 16 को बाहर रखा और ये पूरी रकम ब्रैकेट में लिख दी 11 माइनस एक्स, और इधर से माइनस एक्स बाहर रखा और फिर से वही वाली रकम अंदर ब्रैकेट में 11 माइनस एक्स ब्रैकेट में आ गई। तो ये फार्मूले की मल्टीप्लिकेशन है, इस तरह से आप लोगों को सिखाई हुई है। फार्मूले देखें और सीख लें वहाँ से, बहुत आसान से है। अब इसको मल्टीप्लाई किया 8 को 25 से, तो 8 5 ज़ार 40 और 8 2 ज़ार 16 और 4 कितना होता है 20, तो 200 यहाँ से आंसर आया है।
माइनस 8x, 8 को x से किया तो माइनस 8x बन गया। और इधर से 8 को फिर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से 25 की वजह से 200 ही आएगा। और माइनस दोबारा क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 8 नहीं आना था, यहाँ पर माइनस x आना था। यहाँ पर माइनस x लिखना था, मैंने माइनस 8 लिख दिया। 8 यहाँ पर आया तो माइनस x यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर माइनस x लिखा। माइनस x को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 25x हमारे पास जवाब आएगा। तो यहाँ पर हमें 25 लिखना पड़ेगा। तो जब x को 25 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 25x आंसर आया। अब x को इस x से मल्टीप्लाई करना है, बस बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदल जाएगा, तो ये वाला आंसर साइन प्लस का आएगा। अब जब x को अंदर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। अब इस तरफ देखें तो इस तरफ ये 16 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो 176 आंसर आता है। अब जब 16 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16x आ जाएगा। और इसी तरह माइनस x को जब 11 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 11x आ गया। और बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन भी बदल जाएगा। और माइनस x को जब माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर बन गया। और बाहर माइनस का साइन था, इसलिए अंदर वाला साइन मैंने बदल दिया। तो अब इक्वेशन बन चुकी हैं। इन इक्वेशन को आप सेम टर्म को एक तरफ ले जाओगे और डिफरेंट टर्म को एक तरफ रख लोगे, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखें, यहाँ पे भी आप सिंपल तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्लस का x स्क्वायर है, ये भी प्लस का x स्क्वायर है, इनको आपस में काट दो, सेम काट भी सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप सेम को एक तरफ करके हल करो ताकि मिस्टेक ना हो सके। मैं तो शॉर्टकट मार लूँगा, लेकिन जो बच्चे अभी नई मैथ सीख रहे हैं उनको शॉर्टकट मारना मुश्किल होता है, उनसे गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए शॉर्टकट नहीं सिखा रहा। तो अब देखें, ये प्लस का x स्क्वायर है इधर, तो प्लस का x स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया ये वाला। और माइनस 25x और माइनस 8x ये दोनों मिलकर कितने बनेंगे, माइनस के 8 और 25 कितने हो जाएंगे, 30 और 3 33, माइनस के 33x बन जाएंगे। ठीक है, तो उधर से हम लेकर आते हैं, ये प्लस का x स्क्वायर था तो इधर आकर ये माइनस का x स्क्वायर बन गया। ठीक है, माइनस का x स्क्वायर आ गया। और माइनस का 16 और माइनस का 11 कितने हो जाएंगे, ये माइनस का 16 और माइनस के 11 इनको आपस में प्लस करो तो माइनस 16 और माइनस 11 सेम साइन है, प्लस करेंगे, ये 17 आया, 7 आया, 6 और 1 7 और 1 और 1 2, माइनस के 27 बने, तो माइनस के 27x, तो माइनस 16 और माइनस 11 माइनस 27x बन गए। इनके साथ x लिख देते हैं, माइनस 27x को जब आप इस तरफ लेकर आओगे तो ये प्लस 27x हो जाएंगे। तो यहाँ पर आकर इनको प्लस 27x लिखा, दूसरी तरफ लाकर फिर से देख लें, माइनस 11x और माइनस 16x को जब हमने प्लस किया, सेम साइन से प्लस किया तो माइनस 27x बचा। तो माइनस 27x को जब इस तरफ लेकर आए इक्वल साइन के तो प्लस का 27x बन गया। जबकि इस तरफ अब क्या बचा हुआ है, 176 बचा हुआ है, ये वाला 176 बचा हुआ है। और इधर से हमारे पास ये प्लस का 200 है तो इधर माइनस 200 बन जाएगा, माइनस 200 यहाँ पर लाकर लिख दिया। तो अब एक दफ़ा रकमें चेक कर लो, ये x स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पर आ गया, इन दोनों को इकट्ठा करके ये लिख दिया और इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पर लाकर लिख दिया और ये यहाँ पे आ गया और ये 200 यहाँ पे आ गया। तो हमने बिल्कुल सही काम किया। अब आगे ये प्लस का x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर है, ये दोनों फिनिश हो जाएंगे। और इधर से हमारे पास माइनस 33x है और प्लस 27 है। अभी ऐसे लिख लेते हैं, x स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 33x एंड प्लस 27x इज इक्वल टू, ये डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे। जब इनको माइनस किया तो 200 में से 176 निकाला, जब निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 424 आएगा, माइनस का 24 आंसर आएगा। जबकि इधर से ये दोनों फिनिश हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कट जाते हैं क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। जबकि इधर से 33 में से 27 निकाल दें तो बाकी बचेगा 6x और वो माइनस का 6x बचेगा क्योंकि माइनस का 33 बड़ा है। और इधर से हमारे पास माइनस 24 आया हुआ है। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए तो बाकी 24 को इस 6 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 6 4 ज़ा 24, यहाँ पर 4 आ गया। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आया, x इज़ इक्वल टू 4। डियर स्टूडेंट, अगर कोई सवाल पूछने वाला हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ आप लोगों को समझ आए, और अगर आप मुझसे कुछ छूट गया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।